मित्रों नमस्कार। जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था मित्रों, उसी दिन मैंने कहा था कि ये विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से मानने वाला नहीं है। और दरअसल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मकसद भी नहीं है। राहुल गांधी को धर्मेंद्र प्रधान का नहीं बल्कि अमित शाह का इस्तीफा चाहिए। क्यों चाहिए वो भी मैंने बताया था दोस्तों। कई दर्शकों ने उस पर कमेंट किया था, अलग अलग प्रकार के कमेंट थे, कुछ समर्थन में भी थे, कुछ विरोध में भी थे। खैर सोशल मीडिया पे चलता रहता है, मेरा उससे बहुत अधिक शिकायत नहीं है उन दर्शकों से जिन्होंने उसे मजाक लगा था दोस्तों। लेकिन आज ये साबित हो गया ना, आज साबित हो गया जिस प्रकार से 20 तारीख से शुरू हुई संसद का मानसून सत्र, जो कि 13 अगस्त तक चलना है दोस्तों। 13 अगस्त तक जो संसद का सत्र चलना है, आज 30 जुलाई तरीके से ठीक है, सरकार ने अपने कुछ काम निकाले हैं, इस बात में कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए दोस्तों, विधायिका जो जानी जाती है अपने बहस के लिए, वो बहस तो हुई नहीं। किसी भी मुद्दे पर कोई सार्थक कोई बहस नहीं हुई। कारण क्या है? कारण है दोस्तों कि राहुल गांधी संसद के इस सत्र में भी सरकार से फड़िया लेना चाहते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का जड़ है, भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूती के जो 3 कारण है दोस्तों, इन तीनों कारणों से राहुल गांधी इस बार टकराना चाहते हैं और तौल लेना चाहते हैं कि इन तीनों कारणों को, राहुल गांधी को पता है दोस्तों कि जिन 3 मुद्दों पर, पहला मुद्दा अमित शाह का इस्तीफा है, बता रहा हूं मैं आपको, पहला मुद्दा अमित शाह का इस्तीफा है। साथ ही 2 और मुद्दे हैं दोस्तों जिस पर राहुल गांधी ने पूरी ताकत लगाकर इस बार फैसला कर लिया है कि इस बार, जिसे हम कहते हैं ना अंतिम प्रहार, चूंकि राहुल गांधी को लग चुका है दोस्तों। आपने सुना होगा विगत 1 महीने के अंदर कई भाषणों में राहुल गांधी को कि इस सरकार को वोट के माध्यम से हराना मुश्किल है, वोट के माध्यम से हराना मुश्किल है दोस्तों। हर बातें मीडिया के सामने कैमरे पे नहीं कही जाती, लेकिन हर कही गई बातों के कई अर्थ होते हैं, कई अर्थ होते हैं। तो एक अर्थ तो लोगों को सीधा सीधा दिखता है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईवीएम में सेटिंग होता है, इस कारण से हारते हैं वो। दरअसल ये तो केवल एक पर्दा डालने की बात है दोस्तों। वैसे ही पर्दा डालने की बात जब 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, तो इसी बीजेपी ने कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी है। एक ईवीएम पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सदस्य जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो एक किताब लिख दी थी। आडवाणी जी के बहुत निकटतम सहयोगी हुआ करते थे सुधींद्र कुलकर्णी, उन दिनों बीजेपी में थे, बाद में बीजेपी के विरोधी हो गए। लंबे लंबे भाषण दिया करते थे सुधींद्र कुलकर्णी, यानी जो काम आज कांग्रेस कर रही है वही काम बीजेपी के वो नेता कर रहे थे दोस्तों। तो कहावत है, जो हारता है वो इसी तरह से रारता है। तो खैर, तो आज हम जानने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों कि पहला दीवाल, जो मजबूत दीवाल है जिस कारण से देश में विपक्ष चुनाव नहीं जीत पाता, वो दीवाल है अमित शाह। और इस दीवाल को इस बार विपक्ष, केवल राहुल गांधी अकेले नहीं बल्कि पूरा विपक्ष गिराना चाहता है दोस्तों। न केवल राहुल गांधी के बल्कि अखिलेश यादव के, अरविंद केजरीवाल के। वैसे अरविंद केजरीवाल का 2 दीवाल है, एक अमित शाह, दूसरा राहुल गांधी। राहुल गांधी को अभी अरविंद केजरीवाल गिरा देना चाहते हैं। ठीक है, इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे कभी। तो दोस्तों, अमित शाह नाम के दीवार को विपक्ष गिराना चाहता है कि एक बार अमित शाह को लपेटे में ले लिया जाए। और इसीलिए ये पैलेट गन का मामला, ये पुलिसिया कार्रवाई का मामला, सब आरोप, कोई आरोप ऐसा नहीं बचा है दोस्तों जो अमित शाह पर नहीं लग रहा है। और अभी वो लगने वाला है, चलने वाला है ये दौर दोस्तों। दूसरा, जिस कारण से राहुल गांधी विपक्ष को लगता है कि वो चुनाव जीत नहीं सकते, वो कौन सा कारण है? एक तो अमित शाह हो गए, जिस अमित शाह का इस्तीफा चाहिए इस विपक्ष को, किसी भी कीमत पर चाहिए दोस्तों, वरना ये लड़ाई चलेगी। और लड़ाई में जो लड़ेगा वही जीतेगा, जो हारेगा वो घर बैठेगा। ये फिर मैं बता रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर सरेंडर कर दिया है, तो आप गलत सोच रहे हैं। यह नरेंद्र मोदी की रणनीति का एक अंग है।
अमित शाह की रणनीति का एक अंग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेना। आप गलत सोच रहे हैं अगर ये सोच रहे हैं कि मोदी झुक गया तो वैसे ही मैं बता रहा हूं दोस्तों कि राहुल गांधी का पहला निशाना अमित शाह, दूसरा निशाना आरएसएस है। पूरे देश में आरएसएस को राहुल गांधी एक प्रकार से एक इनडिसिप्लिन्ड, एक ऐसे संगठन के रूप में पूरे देश भर में चित्रित करना चाहते हैं जो कि अनुशासनहीन है, जो अपनी मनमर्जी चलाना चाहता है, एकाधिकार चलाना चाहता है। हिंदुत्व की जो फिलॉसफी है वो वाहियात फिलॉसफी है, वो पुरातन पंथी है, वो कंजर्वेटिवनेस की पहचान है, वो मनुवाद है, वो ब्राह्मणवाद है, वो सरी गली व्यवस्था है, वो गौमूत्र वाली व्यवस्था है, वो गोबर वाली व्यवस्था है, वो आधुनिक नहीं है। ये इसीलिए हमले के केंद्र में कौन है? आरएसएस है। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर को कहा जा रहा है जाहिल। जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में संसद में, दोस्तों जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में माने गौमूत्र पर लंबी चौड़ी बातें कही और जिस तरह से मजाक उड़ाया बी काम कोटी का, क्या साबित होता है? वो साबित करना चाहती है कि भारत की जो सांस्कृतिक पहचान है और जिसकी प्रतिनिधि होने का दावा आरएसएस करती है वो तो सरी गली व्यवस्था है, वो तो पैर पूजने वाली व्यवस्था है, वो तो कुत्ता पूजने वाली व्यवस्था है, वो तो बिल्ली और चूहा पूजने वाली व्यवस्था है, वो आधुनिक नहीं है। यह साबित करना चाहते हैं राहुल गांधी और इसीलिए राहुल गांधी के निशाने पर संघ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की इस जीत का सबसे बड़ा कारण है आरएसएस, संघ, आरएसएस और उसके आनुषंगिक संगठन और उस संगठन की लोगों तक पहुंच। दोस्तों कई ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी कमजोर है लेकिन आरएसएस की पहुंच है, वहां जहां बीजेपी को वोट कम मिलता है लेकिन वहां वनवासी कल्याण आश्रम के समर्थक हैं, वहां भी वनवासी कल्याण आश्रम का प्रेजेंस है। बीजेपी को वोट कम मिलता है लेकिन कई ऐसे संगठन हैं जिनकी पहुंच आम लोगों तक है। और आम लोगों तक बातें क्या पहुंच रही है? आम लोगों तक सबसे जो मजबूत बात पहुंच रही है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी या देश में जितने भी विपक्ष हैं ये सब के सब हिंदू भावनाओं का अनादर करने वाले लोग हैं, एंटी हिंदू हैं। ये लोग मुसलमानों का तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं और ये बातें पहुंचाने वाला कौन है? आरएसएस और आरएसएस के आनुषंगिक संगठन जितने भी हैं वो, चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, चाहे वो अखिल भारतीय मजदूर संघ हो, चाहे वो भारतीय किसान संघ हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो वनवासी कल्याण आश्रम हो, जितने भी ऐसे संगठन हैं ये सब इन बातों को पहुंचाने में लगे हुए हैं। इसीलिए कांग्रेस और विपक्ष की रणनीति है राहुल गांधी की विशेष रूप से कि आरएसएस के चरित्र को इस प्रकार से दिखाया जाए जैसे कि लगे कि ये लोग कट्टरवादी हैं, ये लोग क्रूर हैं। माने अगर पुलिस ने पैलेट गन चलाया इसका मतलब अमित शाह जिम्मेवार है इसके लिए, और अमित शाह जिम्मेवार इसलिए है कि अमित शाह पर आरएसएस का संस्कार है। ये फिलॉसफी राहुल गांधी चाहते हैं कि लोगों को समझ में आ जाए और लोगों को यही बातें समझाने के लिए लगातार आरएसएस पर हमला यानी महात्मा गांधी को की हत्या करने वाला कौन? आरएसएस। नाथुराम गोडसे को जबरदस्ती आरएसएस के मत्थे साट देने का प्रयास है लगातार। वीर सावरकर देशद्रोही, ये साबित करने का लगातार प्रयास आप देखिए ना, और इस प्रयास को इस समय में पीछे हटने को तैयार नहीं है राहुल गांधी। तो आप मनसा देखिए, आप वाचा देखिए, आप कर्मना देखिए, तीनों मन, वचन और कर्म,
इन तीनों के आधार पर मनसा, वाचा और कर्मणा जिसे हम कहते हैं दोस्तों, उस आधार पर आपको स्पष्ट दिखेगा, आपको स्पष्ट दिखेगा कि संसद में घुसने वाले प्रदर्शनकारी वो जिम्मेवार नहीं थे पुलिस के लाठीचार्ज के लिए, पुलिस के अश्रु गैस के गोले के लिए। पुलिस यदि पैलेट गन चला, खबर जैसी निकल कर आई है दोस्तों कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवान ने एक जगह पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया, तो इन सभी के लिए केवल और केवल दोषी कौन है? दोषी है भारत की सरकार, दोषी है दिल्ली की पुलिस, दोषी कौन है? गृह मंत्रालय दोषी है। वो तत्व दोषी नहीं है जो ऐसी नौबत आने का कारण बने थे। वो लोग जिम्मेवार नहीं है जिन लोगों ने संसद पर हमला करने का प्रयास किया, वो जिम्मेवार नहीं है। तो इसीलिए पहला अमित शाह, दूसरा आरएसएस, और तीसरा दोस्तों, तीसरा जो जिस पर प्रहार है इस बार, वो आप गौर करके देखिए, वो है सनातन सभ्यता, वो है सनातन सभ्यता, वो है हिंदुत्व। और चूंकि राहुल गांधी को लगता है कि लग चुका है, और सच्चाई भी है दोस्तों, कि देश के अंदर एक हिंदू वोट बैंक निर्मित हुआ है। पहले क्या हुआ करता था? पहले होती थी कि हिंदुओं का जाति के आधार पर वोट, हिंदू वोट होता ही नहीं था, होता ही नहीं था हिंदू वोट। इसीलिए हर राजनीतिक दल जातीय समीकरण बनाती थी और उस जातीय समीकरण के आधार पर उम्मीदवारों की जीत और हार तय होते थे। लेकिन दोस्तों अब कई लोकसभा, विधानसभा के क्षेत्र ऐसे हैं जहां एक बड़ी आबादी है। यह मैं नहीं कहता कि हिंदुओं के अंदर से जातिवाद खत्म हो गया, बहुत ज्यादा है, आज भी बहुत ज्यादा है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ ये जातिवाद है, लेकिन इसके साथ साथ एक डिफरेंस क्या आया है कि अब डिफरेंस क्या आया है कि लोग, आबादी अच्छी खासी है उसकी, लगभग 25-30% हिंदुओं में, अलग अलग जातियों में अलग अलग रेशियो हो सकता है, लेकिन लगभग 25-30% ऐसे हिंदुओं की आबादी अब बनी है दोस्तों जो ये नहीं देखता कि उम्मीदवार कौन है, ये नहीं देखता कि उम्मीदवार कौन है, उसकी जाति क्या है, वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, वो उसके खिलाफ कौन लड़ रहे हैं, ये कुछ नहीं देखता। क्या देखता है? वो देखता है कि ये उम्मीदवार किसका है। क्या ये उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का है? क्या ये उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ का है? क्या ये उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का है? क्या ये उम्मीदवार हेमंत बिस्व शर्मा का है? क्या ये उम्मीदवार अमित शाह का है? यानी क्या वो उम्मीदवार बीजेपी का है? उसकी जाति क्या है? कितना पढ़ा लिखा है? उस एरिया में सड़कें बनी या नहीं बनी? कितने लोगों को नौकरी मिली? कितने घरों, मकान बनाकर लोगों को दिए गए? किसको पेंशन मिला या नहीं मिला? ये कुछ नहीं देखता। वो देखता क्या है? वो देखता है कि बीजेपी का उम्मीदवार कौन है। बीजेपी का मतलब हिंदू पार्टी, ये देखता है। और ये इसी को कहा जा रहा है हिंदू वोट बैंक। जैसे मुस्लिम वोट बैंक, मुसलमानों को इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों कि बीजेपी ने यदि उनको गैस सिलेंडर दिया तो दिया, 2.5 लाख रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना में या 3.5 लाख रुपया उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में मिला, दिया तो दिया, मोदी दिया तो दिया, दिया तो हम लिया, वोट कहा देंगे उसके लिए, मोदी की प्रशंसा क्यों करेंगे? अगर शौचालय मिला तो मिला, इसका वोट से क्या संबंध है? मोदी का यह कर्तव्य है, प्रधानमंत्री है तो देगा नहीं। 5 किलो चावल मिल रहा है तो देगा, वो मेरा हक है, हक है। माने कुछ भी कर ले तब भी मोदी को मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा, सच है। और मुसलमान उसी को वोट देगा जो बीजेपी को हराने में सक्षम होगा। यही अंतर हिंदुओं में भी आया है दोस्तों, हिंदुओं में भी आया है। क्या आया है हिंदुओं में? हिंदू भी अब ये देखता है कि हमको कुछ से मतलब नहीं है, सड़क बना नहीं बना, बिजली बना नहीं बना, बिजली आई नहीं आई, पेंशन मिला नहीं मिला, वेतन मिला नहीं मिला, बिजली है या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब इतना
जितना ही है वो इतना ही मान के चल रहा है। अब एक बड़ी आबादी है, 25 से 30% देश भर में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग आबादी है। कई राज्य ऐसे हैं जहां ये सोच रखने वाले लोग 50% के आसपास पहुंचने वाले हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में। अब 70% हिंदू ऐसा ही सोचता है। असम में 80% हिंदू लगभग ऐसा ही सोचता है। उत्तर प्रदेश में लगभग 50% से ज्यादा हिंदू ऐसा ही सोचता है कि हमको बीजेपी से कुछ नहीं चाहिए, केवल जो हिंदू विरोधी राजनीतिक दल है वो जीतना नहीं चाहिए। आजम खान का समर्थन करने वाली समाजवादी पार्टी को नहीं जीतना चाहिए। राहुल गांधी मतलब मुसलमानों की पार्टी है तो राहुल गांधी को नहीं जीतना चाहिए, प्रियंका गांधी को नहीं जीतना चाहिए। ये सोच हिंदुओं की भी बनती जा रही है। यानी जिस रास्ते पर मुस्लिम राजनीति इस देश में थी, आजादी से पहले, आजादी के बाद, तो हिंदुओं में एक बड़े तबके को इस बात का एहसास हो चुका है, इस बात का एहसास हो चुका है कि हिंदू तो बेवकूफ बन रहा है। तो उसकी प्रतिक्रिया हुई है और उस प्रतिक्रिया में हिंदू वोट बैंक का निर्माण हुआ है। तो विपक्ष के सामने एकमात्र ये सबसे बड़ी बात यही है कि उस हिंदू वोट बैंक को तोड़े क्यों, कैसे, और उसके लिए सबसे बड़ा आसान रास्ता है कि 10-15% इस देश के अंदर सवर्ण है। सवर्ण को विलेन बनाओ, सवर्ण को विलेन बनाओ, मतलब ब्राह्मणवादी बताओ, उनको मनुवादी बताओ, उनको कट्टरपंथी बताओ, उनको बताओ कि आरएसएस वाले का मतलब सवर्ण होता है, सवर्ण का मतलब आरएसएस होता है, उनको ये बताओ। और वो इतनी बार बोलो, इतनी बार बोलो, इतनी बार बोलो, इतनी बार बोलो कि वो सच हो जाए। उनको बताओ कि हिंदुत्व का मतलब क्या है, हिंदुत्व का मतलब है जाहिल। उनको बताओ कि हिंदुत्व का मतलब क्या है, पुरुषवादी समाज। उनको बताओ कि हिंदुत्व का मतलब क्या है, छुआछूत। उनको बताओ कि हिंदुत्व का मतलब क्या है, कट्टरपंथ। उनको बताओ कि हिंदुत्व का मतलब क्या है, बड़का बड़का टीका। और क्यों? इसलिए कि एक जाति का वर्चस्व बना हुआ रहे, यह समझाने का प्रयास है। इसीलिए आप लगातार देखते होंगे दोस्तों, लगातार आप देखते होंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सब ब्राह्मणवाद, मनुवाद, सब इसी तरह का आरोप लगता है, लगातार चल रहा है संसद से लेकर सड़क तक। यह कारण है। और इन तीनों से एक साथ लड़ाई इस बार राहुल गांधी लड़ते हुए आपको दिखेंगे। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा कि राहुल गांधी कितने सही है, कितने गलत है, फैसला जनता का। मेरा काम उतना ही है जितना कि आपके सामने बगैर कोई मिर्च मसाला लगाए आपके सामने उस विषय को प्रस्तुत करूं और आपको बताऊं कि किस मुद्दे पर किस पार्टी की और किस नेता का स्टैंड क्या है और उसके पीछे उसका मकसद क्या है। मैं अपने अनुसार नहीं बोलता हूं, उसके अनुसार बोलता हूं। आप कितने समझदार हैं आप तय कीजिए। आज के लिए इतना है।